हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन। ये जो यूनिट नई यूनिट है फोर्थ, इसमें हम लोग जो है मोटर्स और जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जनरली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ हम लोग मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ना है मेनली। तो यहाँ दिखाया गया है सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉर्मली हम लोग जो है जनरेटर घरों में देखा है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ हमें सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। तो ये जनरली हम लोग जो है घरों में देखते हैं कि जो हमारे जनरेटर होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमारे पास जो है जो डीजल इंजन होता है वो एज ए प्राइम मूवर वर्क करता है, ठीक है। और उससे जुड़ा होता है आगे जनरेटर छोटा सा, उससे हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। तो ये जो छोटा सा डायग्राम बनाया गया है, ये क्या दिखाया गया है कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हमको होता है, और मैकेनिकल इनपुट जो भी हम देते हैं जनरेटर को, और इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें मिलता है। वैसे ही जब मैकेनिकल कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिकल से, तो उस केस में क्या होता है, एक जो हमारे मोटर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, वो इसका एग्जांपल है। जैसे हम उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हमको मैकेनिकल आउटपुट मिल जाता है। तो वो यहीं दिखाया गया, इलेक्ट्रिक मोटर है और जब उसमें हम सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल, तो वो मैकेनिकल लोड में जो भी लगे होते हैं वो उससे कन्वर्ट कर देता है। जैसे घरों में हमारे पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या आटा चक्की वगैरह पे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत आप लोगों ने देखा होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर मोटर और जनरेटर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग यहाँ पर वन बाय वन जो है पढ़ेंगे जनरेटर और मोटर, इस तरीके की चीज़ें। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो डीसी मशीन है। और ध्यान रखिएगा, जिस भी डिवाइस के साथ मशीन वर्ड यूज़ हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ बात कर रहे हैं डीसी मशीन, तो ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर और जनरेटर दोनों एक ही होंगे। यानी कि एक ही मशीन को हम एज अ मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ जनरेटर। यानी कि अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो एज ए मोटर की तरह बिहेव करेगा, और अगर हम उसको मैकेनिकल इनपुट देंगे तो वो एज ए जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसके जो एसेंशियल पार्ट्स हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फील्ड सेक्शन यानी कि स्टेटर उसको बोलते हैं, और एक होता है रोटर, जिसमें जो हिस्सा हमारा रोटेट कर रहा होता है। ये डीसी मशीन के बारे में यहाँ पे जो बनाया गया, ये 4 पोल डीसी मशीन है, जिसमें यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ साउथ 4 पोल दिखाए गए हैं, और बीच में ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटर, रोटर। रोटर पे भी कई सारी चीज़ें होती हैं। रोटर पे आप देखेंगे तो आर्मेचर होगा, आर्मेचर की वाइंडिंग होगी, और यहाँ पे आपका कम्यूटेटर होगा, और कम्यूटेटर के बाद ब्रशेस लगी होती हैं। तो वो वन बाय वन बात करते हैं। आर्मेचर में जो वाइंडिंग है वहाँ पर ही ईएमएफ हमारा इंड्यूस होता है। यहाँ पर एक वाइंडिंग रहती है, एक सेक्शन होता है जिसमें हम वाइंडिंग किए होते हैं, और वो जब रोटेट होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वाइंडिंग करने के भी 2 तरीके हैं। ये यहाँ पे जो तरीके लिखे गए हैं उनका नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इस तरीके से चीज़ें दी गई होंगी। न्यूमेरिकल में कहा गया हो कि आर्मेचर जो है लैप वाइंडेड है, तो लैप वाइंडेड है या वेव वाइंडेड है। तो आपको याद रखना है, लैप वाइंडेड का मतलब आपको न्यूमेरिकल में A = P इस्तेमाल करना है, और वेव वाइंड होगा तो A = 2 इस्तेमाल करना है। जहाँ पर A जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, ये अभी आगे आएगा आपका, और P जो है नंबर ऑफ पोल्स है। नंबर ऑफ पोल्स का मतलब है कि ये पोल कितने हैं, 1 2 3 4 हैं या 6 हैं या 8। और ध्यान रखिएगा, पोल्स हमेशा इवन नंबर में होते हैं, 2 4 6 8। क्यों? क्योंकि पोल एक तरफ से मैग्नेट है, मैग्नेट से ही जनरेट होता है। मैग्नेट में हमेशा एक नॉर्थ होता है तो दूसरा आपका साउथ होता है। इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में ये नहीं लिखा होगा कि A = P इस्तेमाल करिए या A = 2 इस्तेमाल करिए। वहाँ पे बस लिखा होगा A जो है वो आपका जो मशीन है वो लैप वाउंड है या वेव वाउंड है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, कम्यूटेटर जो है
वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए इसको मैकेनिकल कन्वर्टर भी कहा जाता है। और पावर जो भी होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि जो जनरेटर है उससे जो पावर हमको लेने के लिए ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे ब्रशेस जो हैं वो 2 होते हैं। क्वेश्चन में ये कभी नहीं लिखा होगा कि 2 ब्रश लगाए गए हैं, आपको याद रखना है कि 2 ब्रश होते हैं, इन बात का ज़रूर ध्यान रखें। फिर जनरेटर प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पे जब हम डीसी सप्लाई देते हैं, ध्यान रखना डीसी मशीन है तो डीसी सप्लाई दी जाएगी। तो यहाँ पर जो फील्ड जनरेट होती है नॉर्थ पोल, साउथ पोल या नॉर्थ और साउथ, इससे जो भी फील्ड जनरेट होगी वो स्टेशनरी होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो डीसी सप्लाई होती है वो क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है, एसी की तरफ फ्लक्चुएटिंग नहीं होती है। तो इसलिए जो भी फील्ड होगी वो स्टेशनरी रहेगी। और हमारा आर्मेचर भी स्टेशनरी यहाँ पे बीच में रहेगा। तो इस तरीके से हमको कोई भी आउटपुट ईएमएफ यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको रोटेट करना, यानी कि इस आर्मेचर को घुमाना शुरू करते हैं, वैसे ही स्टेशनरी फील्ड को वो कट करने लगता है और हमको आउटपुट मिलने लगता है। क्योंकि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही कहता है कि जब किसी कंडक्टर को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि जनरेटेड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर। इसमें ये कुछ चीज़ें मानी गई हैं। फाई आपका फ्लक्स पर पोल है, जेड जो है नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग करते समय कितने कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है वो लिखा गया है। पी नंबर ऑफ पोल्स हैं कि जनरेटर में कितने पोल्स हैं। ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, आर्मेचर में कितने पैरेलल पाथ जो हैं वो बनाए गए हैं। एन जो है स्पीड है आरपीएम में, आरपीएम का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने चक्कर वो लगाएगी मशीन। उसके बाद आता है ईजी, यानी कि कितना ईएमएफ जनरेट हुआ पर पैरेलल पाथ। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम डेरिवेशंस कर रहे हैं। तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक यहाँ पे कंडक्टर है और वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ ये कंडक्टर मैंने ये सरफेस बनाया है आर्मेचर का, थोड़ा गोल नहीं है लेकिन ध्यान दीजिए सर्कुलर होगा काफ़ी। और हम मान रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो हमको क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन पर्टिकुलर टाइम। तो हम यहाँ पे डी फाई निकालेंगे। तो एक चक्कर लगाने में देखेंगे कितना फ्लक्स कट कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स जो है कितने माने हैं, पी। तो मान लेते हैं जैसे अभी ऊपर भी डायग्राम बनाया था कि ये हमारा फर्स्ट पोल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो एक चक्कर जब ये कंडक्टर लगाएगा तो कितने पोल को कट करेगा, 4 पोल को कट करेगा। तो यानी कि चारों पोल के कारण जो फील्ड है उतनी ही फील्ड ही इसमें ये कट कर पाएगा। तो इसलिए एक पोल के कारण यहाँ पे माना गया है कि 5 फ्लक्स है, तो 4 पोल के कारण कितना हो जाएगा, 4 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो कितने हैं, P हैं, तो इसलिए कितना हो जाएगा, P इंटू 5। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है P इंटू 5 या 5 इंटू P। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड की बात की गई है। एक्चुअली में हमको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है। तो हम लोगों ने माना है कि n रेवोल्यूशन है इसका, यानी कि n चक्कर लगा रहा है कितने में, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकेंड में। तो यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना होगा, कितना समय लगेगा, 60 अपॉन n। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन, यानी कि dt इज इक्वल टू 60 अपॉन n सेकेंड। तो अब क्या होता है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई की वैल्यू है पी फाई और डी टी की वैल्यू है 60/n, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पे कंडक्टर एक ही माना था, लेकिन यहाँ हम लोगों ने ऊपर लिखा है कि जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। तो जब जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में हम लोग जेड टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बनाया गया है इन्हीं कंडक्टर्स का इस्तेमाल करके, इसलिए ए से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और ये जो डेरिवेशन है, या तो डेरिवेशन पूछा जाता है या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे जितने भी इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे वो हर न्यूमेरिकल में ये फार्मूला इस्तेमाल होना है।
तो इसलिए आप इसको अपनी कॉपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज़रूर लिख लें और इसको अच्छे से याद कर लें, इस फॉर्मूले को भी याद कर लें और किस चीज़ को क्या कहा गया, यानी कि P क्या है, फाई क्या है, Z क्या है, N क्या है, A क्या है, ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ जनरेटर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर पूछें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार जो है 10 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछा गया है पेपर में।